वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने अपना जो हाइड्रोकार्बन चल रहा था उसका वर्गीकरण कर लिया था और इसके साथ साथ मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के नामकरण की पद्धतियों के बारे में भी बता दिया था। तो हाइड्रोकार्बन की नामकरण की पद्धति में मैंने आपको सबसे पहले रूढ़ पद्धति के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद व्युत्पन्न पद्धति के बारे में बताया था और तीसरी बताई थी मैंने IUPAC पद्धति। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो IUPAC सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC सिस्टम के बारे में, यानी कि IUPAC पद्धति के अनुसार हम हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ओके, और हम ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण के कौन कौन से नियम होते हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों के बारे में। ओके, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों के बारे में और हम उनको लिखेंगे। आप मेरे साथ उनको रिवाइज करोगे और अपने नोटबुक में नोट करते हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ। चैप्टर चल रहा है 8वां चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया था और उसके यौगिकों में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। इनके बारे में हमने शुरुआत कर ली थी। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया था और अब हम पढ़ते हैं तत्व आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के। आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरॉन का, 6 होता है कार्बन का, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 पर नियोन, 11 पर आता है सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर आता है सिलिकॉन और 15 पर आता है फास्फोरस, 16 पे सल्फर और 17वें नंबर पर आता है क्लोरीन और 18वें नंबर पर यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। तो 18वें नंबर पर आता है आर्गन, 19वें नंबर पर पोटेशियम, 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 21 परमाणु क्रमांक होता है स्कैंडियम का, 22 परमाणु क्रमांक होता है टाइटेनियम का, 23 परमाणु क्रमांक होता है वेनेडियम का, 24 परमाणु क्रमांक होता है क्रोमियम का, 25 होता है मैंगनीज का, 26 परमाणु क्रमांक आयरन का होता है, 27 परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का, 28 परमाणु क्रमांक होता है निकेल का और 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। तो ये आपको याद रख रहे हैं, मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ओके, याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी है ही लाइबेबकेनॉफ। नियोन को अलग करके नामागल, सिप्सकल, आर्गन को अलग करके उसके बाद टकास्टिप, उसके बाद किरमन, फेकोनी और कजन। इस प्रकार से आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए और अब तो आपको 30 तक तो याद होने ही चाहिए और इससे ज़्यादा भी याद रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक के बारे में जाते हैं और टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण और नामकरण में हम पढ़ रहे हैं IUPAC सिस्टम के अनुसार, यानी कि IUPAC पद्धति के अनुसार। IUPAC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके नामकरण की पद्धति में किसी भी जब हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम करते हैं पूर्व लगन, उसके बाद हम लिखते हैं अनुलग्न, यानी कि सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स को और प्रीफिक्स के बाद लिखा जाता है सफिक्स को, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, इनके पूर्व लगन और अनुलग्न क्या होते हैं। तो पूर्व लगन होता है जब हाइड्रोकार्बन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या, किसकी संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है,
यानी कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही हम लिखेंगे पूर्व लगन, यानी कि इस परमाणु संख्या के आधार पर लिखा जाएगा पूर्व लगन, यानी कि प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और अनुलगन क्या होता है, अनुलगन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन के मध्य पाए जाने वाले बंध का प्रकार, तो उस बंध के प्रकार यानी कि उस बॉन्ड के टाइप के अनुसार हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे, यानी कि अनुलगन लिखेंगे। तो इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। यदि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लिखेंगे पूर्व लगन, तो पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लगन के प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। तो यदि कार्बन परमाणु संख्या 1 होगी तो क्या होगा, 2 होगी तो क्या होगा, 3 होगी तो क्या होगा, 4, इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि कार्बन परमाणु संख्या 10 होगी तो क्या लिखेंगे हम पूर्व लगन के रूप में। कार्बन परमाणु संख्या 1 होगी तो लिखा जाएगा मैथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट और 9 होने पर नॉन और 10 होने पर डेक। इस प्रकार से लिखे जाते हैं पूर्व लगन की प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं अनुलगन या सफिक्स की। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के मध्य लगने वाले बंध के आधार पर लिखे जाते हैं अनुलगन। तो अनुलगन के बारे में देख लेते हैं। अनुलगन यानी कि सफिक्स। तो यदि कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा है, एकल बंध है, कैसा है, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड है, तो लिखे जाएंगे एन। तो हमें क्या लगाना है सफिक्स के रूप में, अनुलगन के रूप में हमें एन लगाना है। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा है, डबल बंड है, यानी कि दो बंध है, डबल बॉन्ड है, तो लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे अनुलगन के रूप में। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि त्रिबंध है, तो त्रिबंध होने पर लगाया जाता है आयन। क्या लगाया जाता है, आयन लगाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्व लगन क्या होता है, अनुलगन क्या होता है। यानी कि पूर्व लगन तो होते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, और अनुलगन का मतलब होता है कि कार्बन के मध्य लगने वाले बंध। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जब नामकरण करते हैं तो कौन कौन से नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में काम आने वाले कौन से नियम होते हैं, कौन से रूल होते हैं, इनका हमें फॉलो करना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए, उनका नामकरण करना चाहिए, यानी कि उनका नोमेनकल्चर करना चाहिए। ओके, एक बार मैं रफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि जो IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम, तो इस IUPAC सिस्टम में नामकरण के नियम यानी कि नोमेनकल्चर के रूल्स के नियम कौन कौन से होंगे। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि सबसे पहले लिखा जाएगा पूर्व लगन यानी कि प्रीफिक्स, और उसके बाद हम लिखेंगे अनुलगन। इनके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें उस कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कौन सी श्रृंखला का चयन करना है, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यानी कि हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है, चयन करना है। यानी कि उस कार्बन की उस लंबी श्रृंखला को चूज करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, यानी कि लंबी से लंबी श्रृंखला का हमें क्या करना है, चयन करना है। यदि कंडीशन ऐसी आ जाती है कि बहुत सारी श्रृंखलाएं दे रखी हैं, यानी कि दो या दो से अधिक ऐसी श्रृंखलाएं आ जाती हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या समान है, यानी कि वो समान लंबाई की हैं, तो हमें कौन सी श्रृंखला का चयन करना चाहिए, कौन सी सीरीज का चयन करना चाहिए।
तो हमें उस सीरीज का चयन करना चाहिए जिनमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो। तो समान लंबाई की श्रृंखला प्राप्त होने पर अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला यानी कि सीरीज का क्या करना चाहिए, हमने चयन करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यदि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन इस तरह से ये कार्बन बने हुए हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे और भी बने हुए हैं, 1 कार्बन यहाँ पर बना हुआ है, 1 कार्बन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो इनको हम हाइड्रोकार्बन से तो बाद में संतुष्ट करेंगे, लेकिन मेन बताने का क्या उद्देश्य है कि हमें उस श्रृंखला का चयन करना चाहिए जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो। तो यदि हमें इस श्रृंखला का चयन करते हैं, इस वाली का, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन आते हैं। कितने? 3 और 2 5 कार्बन आ गए इस श्रृंखला में। यदि हम इस श्रृंखला का चयन नहीं करते हैं और हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है, इसको मुख्य श्रृंखला बना दें, तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन इसमें आते हैं, ठीक है। यदि हम इस श्रृंखला का चयन नहीं करें, यदि हम इस वाली श्रृंखला का भी चयन नहीं करें, तो हम और कौन सी का चयन करें, हम इस श्रृंखला का चयन करें, इस वाली का, तो कितने आते हैं, 1 2 और 3 और 4 आते हैं। यानी कि इसको तो हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कितने कार्बन परमाणु आए, इसमें 4 कार्बन परमाणु आए हैं। तो हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणु आते हैं। यदि इसको चूज करते हैं, इसको चूज करते हैं, तो 1 और 2 3 ही आते हैं। इसको चूज करते हैं ऐसे करके, तो 1 2 3 4 फिर से आते हैं, तो इनको हम चूज नहीं कर सकते। तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणु की संख्या हो। यदि हम इसे चूज करते हैं, इस कार्बन श्रृंखला को चूज करते हैं, तो कितने प्रतिस्थापी बनते हैं यहाँ पर, इसको हम CH3 CH3 कर लेते हैं, इसको चलो पूरा कर लेते हैं, CH2, ये आ गया CH, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। यदि हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो कितने प्रतिस्थापी बचते हैं, 2 प्रतिस्थापी बचते हैं। तो प्रतिस्थापी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की संरचना में यदि हम एक मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, तो मुख्य श्रृंखला का चयन करने के बाद जो नीचे शेष बचे हुए समूह रहते हैं उनको कहा जाता है प्रतिस्थापी। इनकी शाखा के रूप में नीचे जो समूह बच जाते हैं उनको कहा जाता है प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी में CH3 का नाम मैंने आपको बताया था, मैथिल बताया था। क्या बताया था? मैथिल बताया था। और यदि 2 प्रतिस्थापी होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डाई कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था। एक प्रतिस्थापी होता है तो उसको मोनो कहा जाता है, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस लंबी श्रृंखला का चयन किया जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है और हमें मिलते हैं 2 प्रतिस्थापी। और एक श्रृंखला और इसमें आती है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है। तो वो कौन सी श्रृंखला है, वो ये इस प्रकार से बनती है। कौन सी बनती है? ये इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से बनने पर भी कितने प्रतिस्थापी बनते हैं, एक प्रतिस्थापी यहाँ पर बचता है और एक प्रतिस्थापी यहाँ पर बचता है। इनकी प्रतिस्थापी बचते हैं 2, ठीक है। तो दोनों नियम क्या हो गए कि हमें उस हाइड्रोकार्बन में उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा हो, यानी कि लंबी श्रृंखला का चयन करना है। इसके बाद यदि समान प्रकार की 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं पाई जाती हैं तो उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हों। यदि ऐसा भी हो जाता है कि प्रतिस्थापी भी बराबर संख्या में पाए जाते हैं तो हम कौन से प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे? तो तीसरा जो नेक्स्ट बनता है, हमें उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पाएगा। यानी कि ये क्या है, मैथिल, ये भी क्या है, मैथिल। तो बात बन जाएगी। यदि इसकी जगह पर क्या होता, इसकी जगह पर होता C2H5, क्या होता है इसकी जगह पर, C2H5 होता, यानी क्या होता, एथिल, यानी क्या होता, एथिल। तो एथिल को लिखा जाता है E3, इस तरह से लिखा जाता है एथिल। और मैथिल होता है इस प्रकार से। तो M पहले आता है, E पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि अल्फाबेट में कौन सा पहले आएगा, तो अल्फाबेट में पहले आएगा E और दूसरे नंबर पर आएगा M। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल और एथिल के बाद लिखा जाएगा मैथिल। तो ये एक नियम बनता है, यदि प्रतिस्थापी भी समान संख्या में आ जाते हैं तो हमें पहले उस प्रतिस्थापी को पहले लिखना होता है जिसका अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट में, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम उसी का नाम लिखेंगे और उसके बाद आने वाले को हम उसी के बाद लिखेंगे। यानी कि अल्फाबेट के
सीरीज के अनुसार, उनके क्रम के अनुसार हमको प्रतिस्थापियों को लिखना है। यदि प्रतिस्थापी एक से ज्यादा पाए जाते हैं तो प्रतिस्थापी को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका करके लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था यदि प्रतिस्थापी की संख्या 1 होती है तो उसको लिखते हैं मोनो, 2 होने पर लिखा जाता है डेका, 3 होने पर लिखा जाता है ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर लिखा जाता है पेंटा, 6 होने पर लिखा जाता है हेक्सा, 7 होने पर लिखा जाता है हेप्टा, 8 होने पर लिखा जाता है ऑक्टा और 9 होने पर लिखा जाता है नोना। और 10 प्रतिस्थापी आ जाते हैं तो उनको लिखा जाता है डेका। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं प्रतिस्थापियों के। यदि इसके साथ साथ यदि ऐसा हो जाता है कि लंबी श्रृंखला तो हमने चूज कर ली, प्रतिस्थापियों को हमने चूज कर लिया, लेकिन प्रतिस्थापियों के आधार पर हमें किस साइड से हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब क्या होता है, नंबरिंग का मतलब मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने कार्बन लिख दिया। ठीक है, कार्बन लिख दिया, इसकी संयोजकता की पूर्ति कर लो। यहाँ पर CH3, लास्ट में भी CH3, यहाँ पर एक कार्बन और आ गया, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH2। इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है। 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गए। वैसे 5वां बनता है, कैसे क्या बनता है, ये 5वां बनता है, लेकिन ये क्या हो गया, वैसे यदि इसका रूढ़ पद्धति में हम नाम रखेंगे तो बन गया आइसोपेंटेन। इसको क्या कहा जाता है, इसको आइसोपेंटेन कहा जाता है, क्योंकि ये वाली जो संरचना बनती है ये क्या होती है, आइसो कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसो कहलाती है। यदि इसका IUPAC में हमको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताता हूं। यदि इसका IUPAC में हमें क्या करना है, नामकरण करना है, तो रूढ़ पद्धति में तो उसका नाम होता है आइसोपेंटेन, क्योंकि कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं और ये आइसो श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके साथ साथ सब में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसी कारण इसको आइसोपेंटेन कहा जाता है रूढ़ पद्धति में। लेकिन IUPAC की जब हम बात कर रहे हैं तो IUPAC में हमको क्या करना होता है, एक लंबी श्रृंखला का चयन करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु हो। तो 1 2 3 4 इसको चूज करेंगे, या फिर 1 2 3 4 इसको चूज करेंगे। किसी को भी चूज करके देख लीजिए, कोई सा भी चूज करके देख लीजिए। यदि हम इसको चूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें नंबरिंग वहां से करनी है। कार्बन परमाणु के ऊपर नंबर हमें वहां से लिखने हैं जहां पर प्रतिस्थापी पास होना चाहिए। यदि इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको हम 2 नंबर देते हैं, इसको हम 3 नंबर देते हैं, इसको हम 4 नंबर देते हैं, तो प्रतिस्थापी किस नंबर पर है, प्रतिस्थापी दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर स्थित है। यदि यहाँ से हम नंबर देते हैं, 1 नंबर देते हैं, इसको हम 2 नंबर देते हैं, इसको हम 3 नंबर देते हैं, इसको हम 4 नंबर देते हैं, इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी कौन से परमाणु पर स्थित है, तीसरे परमाणु पर स्थित है, जो कि गलत होगा। हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां पर कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी हमें पास में मिलता है। यानी कि हमें इस साइड से नंबर करेंगे, क्योंकि पहले के बाद दूसरे कार्बन परमाणु पर ही एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है। और यदि एक से ज्यादा प्रतिस्थापी लगे होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको नंबर के बीच में, जैसे 2 पर भी लगा है और फिर 2 पर एक और लगा है, CH3 और लगा है, 2 पर और CH3 लगा है, यानी कि 2 मेथिल लगे हैं। एक मेथिल लगा है इस साइड, एक मेथिल लगा है इस साइड। तो हम क्या करेंगे, 2,2 करके और डैश लगा के लिखेंगे मेथिल। तो ये लिखने की विधि होती है, यानी कि नंबरों के बीच में क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है, और नंबर के बाद और प्रतिस्थापी के नाम के बाद हमको हाइफन का चिन्ह लगाना होता है। किसका, हाइफन का चिन्ह लगाना होता है, इनके डैश का चिन्ह लगाना होता है। तो ये नियम होते हैं कि IUPAC में नामकरण पद्धति के ये नियम होते हैं। इनके आधार पर ही हमें हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है। अब हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार से करेंगे, मैं एक बार ये रफ कर देता हूं, उसके बाद आपको आसानी से समझा दूंगा। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आसानी से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण हमें किस प्रकार से करना है। ओके, एक बार रफ कर देता हूं और उसके बाद आसानी से आपको समझा देता हूं। ओके, तो वह नामकरण अपन शुरू करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको नियम लिखाए हैं, जो अभी आपको मैंने विधि बताई है नामकरण के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए, वो बताए हैं मैंने एल्केन के लिए। किसके लिए, एल्केन के लिए। तो एल्केन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एक एकल बंध होगा। क्या होगा, एकल बंध होगा।
जिसे सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो नामकरण किसका होता है, एल्केन का नामकरण होता है। तो एल्केन का नामकरण का एक सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, सामान्य फॉर्मूला होता है, जिसे लिखा जाता है CnH2n+2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आप क्या करोगे, एक कोई भी एल्केन की क्या बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, क्या बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, यदि उसका आपको नाम दे दिया जाए। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जब आपको n का मान पता चल जाता है कि n का मान है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 कार्बन दे रखे हैं। यदि कार्बन की संख्या हमें पता चल गई तो हम हाइड्रोजन की संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि n का मान कितना है 2। तो n का मान 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, n का मान रख दीजिए 2 और प्लस में 2 कर दीजिए, कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहाँ क्या आ गया H6, तो क्या होगा C2H6। ये क्या हो गया C2H6। और मैंने आपको बताया था ये किसके नामकरण है, ये नामकरण है एल्केन का। एल्केन का नामकरण है तो हमको अनुलग्न क्या लगाना है, एन। अनुलग्न क्या लगाना है, एन लगाना है। लेकिन अनुलग्न से पहले क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा। तो पूर्व लगन होता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, 1 कार्बन के लिए मैथ, तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, एथ। तो एथ प्लस एन संधि तो आपने पढ़ी है, एथेन। क्या हो गया, एथ प्लस एन यानी कि एथेन। तो एथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि C2H6 क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम बात करते हैं मेथेन की। आपको मैं बार बार CH4 करके लिखाता हूं कि मेथेन। तो CH4 का नाम मेथेन ही क्यों पड़ता है, क्योंकि कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 है। कार्बन परमाणु कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो हाइड्रोजन कैसे आते हैं, 4, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कार्बन परमाणु संख्या कितना ही है, 1 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आप निकाल सकते हो, H2 का गुणा 1 से कर दीजिए, क्योंकि n का मान कितना है, 1 है। तो 1 + 2, तो C1H2 से किया 2 + 2 = 4 यानी कि H4। क्या हो गया, C1H4 यानी कि CH4। तो ये क्या होता है, कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, इसे क्या लिखेंगे, मैथ, इसलिए क्या लिखेंगे, मैथ। और यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये किस सूत्र को सत्यापित करेगा, तो ये इस CnH2n+2 सूत्र को वेरीफाई कर देगा। इसका मतलब होता है कि ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है एल्केन का। किसका सूत्र है, एल्केन का। एल्केन का सूत्र यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड आएगा तो अनुलग्न यानी कि सफिक्स हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एन। तो मैथ प्लस एन यानी कि मैथेन। ठीक है, और मैथेन का मैंने रूढ़ पद्धति में नाम आपको क्या बताया था, मार्स गैस। मार्स गैस ये आपको याद रखना है। मार्स गैस क्यों बताया था, क्योंकि ये पाई जाती है मार्स वाले स्थान पर, दलदली भाग में पाई जाती है। और दलदली भाग को कहा जाता है मार्स स्थान कहा जाता है। तो मार्स स्थान में पाई जाने वाली गैस मार्स गैस कहलाती है। इसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर नाम दिया जाता है रूढ़ पद्धति में। तो ये हो गया मैथेन। अब बात कर लेते हैं हम एथेन की। तो हम ले लेते हैं एथेन। हम उल्टा करके देखते हैं कि हमको नाम दे रखा है और नाम से हमको क्या बनानी है, सूत्र का निर्माण करना है, कि संरचना बनानी है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो एथेन, एथेन का मतलब आपको पता है क्या दे रखा है, इसको संधि विच्छेद करके देख लीजिए, एथ प्लस एन। तो एथ का मतलब क्या बताया था, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। एन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के मध्य कैसे आना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, 2 कार्बन लिख दिए। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, यदि आपको फॉर्मूले से भी निकालना आता है तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एल्केन CnH2n+2 मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला। कार्बन परमाणु की संख्या 2 दे रखी है तो C2 कर देंगे। H2n तो 2 का गुणा n से होगा, तो n बराबर 2 दे रखा है तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो H6 आ जाएगा। तो C2H6 क्या हो जाता है, एथेन हो जाता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो और नाम से डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने 2 कार्बन लिख दिए। मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि कार्बन के साथ बनने चाहिए 4 बंध। तो इस कार्बन के साथ 1 बंध बन गया, 3 बंध और बनने चाहिए। तो 3 बंध बनाने के लिए
ये 3 हाइड्रोजन के साथ संपर्क करेगा। कितने हाइड्रोजन के साथ संपर्क करेगा? 3 हाइड्रोजन के साथ संपर्क करेगा। ये इस कार्बन के साथ भी एक बंध बना हुआ है, 3 बंध और बनने चाहिए कि 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। तो देख लीजिए कार्बन कितने, 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6, तो C2H6 ये कितना होगा, एथेन। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हम आगे निकालते रहेंगे, यानी कि हमको निकालना है प्रोपेन का। प्रोपेन का मतलब होता है कि प्रोप का मतलब कार्बन होंगे 3 कार्बन होंगे। प्रोप का मतलब क्या होगा, कार्बन होंगे 3। एन का मतलब कार्बन, कार्बन के मन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। यदि फॉर्मूले में हम रख के देखें, फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ये तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी दे रखी है, 3, तो C3 हो गया। और n का मान क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8, तो H8। तो C3H8 किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेन का। किसका हो गया, प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। तो इसका यदि हमें सूत्र बनाना है तो क्या करेंगे, कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इस कार्बन के साथ एक बंध है, तो कितने बंध बनने चाहिए, और 3 बंध और बनने चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए। इस कार्बन के साथ कितने बंध बन गए, 1 बंध, 2 बंध, 2 हाइड्रोजन और लगने चाहिए। इस कार्बन के साथ एक ही बंध बना हुआ, तो 3 बंध और बनने चाहिए। तो आप टोटल कर लीजिए, कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि H8 प्रोपेन। तो इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो और किसी के फॉर्मूले से नाम भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कुछ लंबी श्रृंखला के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं और उनसे नाम रखना कैसे होता है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं एक बार। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन किसका नाम होता है, मैं आपको बताता हूं। आइसोब्यूटेन होता है, वो ब्यूटेन होता है एक तरह से। ठीक है, उसमें कार्बन परमाणु संख्या, ब्यूट का मतलब कितना होगा, 4 कार्बन होंगे। एन का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन आइसोब्यूटेन नाम किसमें होता है, रूढ़ पद्धति में मैंने आपको बताया था। तो आइसो किस तरह से लिखते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आइसो लिखते हैं CH3 C करके और यहाँ पर CH3। ठीक है, यानी कि एक कार्बन के साथ 2 कार्बन समूह जुड़े होंगे तो क्या होगा, उसको आइसो कहेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ब्यूट है, यानी कि कार्बन कितने होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। तो 1 कार्बन हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस कार्बन की संयोजकता की पूर्ति हो गई, इसकी पूर्ति हो गई। इस कार्बन के साथ 1 2 और 3 बंध बन गए तो एक आ जाएगा H। इस कार्बन के साथ एक ही बंध बना है तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। ये क्या होता है, आइसो ब्यूटेन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, IUPAC कि IUPAC के अनुसार इसका नामकरण हमको करना है कि इसका नामकरण क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो आप देख लीजिए 1 2 और 3, इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो 3 कार्बन आते हैं। यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3, इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो भी 3 कार्बन आते हैं। तो किसी भी श्रृंखला का चयन कर लीजिए। तो हम इस श्रृंखला का चयन करके देख लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि हमें श्रृंखला में नामांकन वहां से करना है कि नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर प्रतिस्थापी पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, 1 पे लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो प्रतिस्थापी कौन सा बना, ये प्रतिस्थापी बना। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं, जो मुख्य श्रृंखला के बाहर आने वाला समूह होता है वो प्रतिस्थापी होता है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर हो जाएगा। तो प्रतिस्थापी इधर से करने पर कौन से नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे। प्रतिस्थापी इधर से करने पर कौन से नंबर पे आया, दूसरे नंबर पर। तो किधर से भी कर लीजिए, बात एक ही है कि दोनों साइड से सेम कंडीशन बन रही है। तो आप किधर से भी कर लीजिए, इधर से कर लेंगे तो भी वही नाम बनेगा, इधर से कर लेंगे तो भी वही नाम बनेगा। यदि प्रतिस्थापी की जगह बदल जाती है तो नाम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखा जाएगा कि नियम के अनुसार हमें क्या करना है। ओके, तो चलिए फिर इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम रखना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम रखना है। और प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पहले हमें ये रखना है कि प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे आएगा। तो ये क्या हो गई, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या कहा जाएगा, प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहा जाएगा, प्रोप कहा जाएगा। सबके साथ कैसा बंध है, सिंगल बंधन, एकल बंध है। तो क्या बन गया, एन। तो ये तो बन गया भाई प्रोपेन। क्या बन गया, ये तो बन गया प्रोपेन।
और ये कौन सा प्रतिस्थापी है, CH3 प्रतिस्थापी को क्या कहा जाता है, मेथिल। क्या कहा जाता है, मेथिल। और मेथिल प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है मुख्य श्रृंखला में, तो मेथिल प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी के क्रम का नाम रखना है। तो कौन सा है, 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 मेथिल, दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रतिस्थापी, मेथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर। और इसका नाम क्या है, इसमें कितने कार्बन बच गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और सबके साथ सिंगल बंद, तो उसको कहा जाएगा प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका IUPAC में नामकरण हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और ले लेते हैं। ये तो हो गया आइसोब्यूटेन। अब हम बात कर लेते हैं आइसोपेंटेन की। आइसोपेंटेन का देख लेते हैं कि आइसोपेंटेन का क्या नाम बनता है IUPAC में। आइसोपेंटेन रूढ़ पद्धति में नाम होता है, यानी कि कार्बन कितने होंगे, 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन और 5 कार्बन। लेकिन क्या बनना है, आइसो बनना है, यानी कि 1 कार्बन के साथ ही 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो 1 कार्बन और 1 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो इनको हटा दीजिए। अब देख लीजिए, गिन लीजिए कितने कार्बन, 5 कार्बन। इनको हाइड्रोजन से संतुलित करके देख लीजिए। इस कार्बन के साथ 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा H, चौथा बंद हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। इस कार्बन के साथ 2 बंद बन गए, तो यहाँ पर CH2। इस कार्बन के साथ बन गए 3 बंद, तो हुआ CH3। इसका नामकरण करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए। हम ले लेते हैं, यदि इसको लेंगे तो केवल 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 कार्बन आएंगे। और यदि इसको लेंगे तो कितने आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। इसको लेंगे तो कितने आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। और यदि यहाँ से हम लिखेंगे, मार्किंग करेंगे तो दूसरे स्थान पर आएगा। इधर से मार्किंग करेंगे तो कौन से स्थान पर आएगा, प्रतिस्थापी 1, 2, तीसरे स्थान पर आएगा। तो इधर से हम मार्किंग नहीं करेंगे। यदि हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो प्रतिस्थापी 1 बनता है मेथिल। कौन सा बनता है, मेथिल बनता है। यदि हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो प्रतिस्थापी ये बनता है मेथिल। एक ही श्रृंखला का चयन कर लीजिए किसी का भी। तो हमने इस श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है, इस श्रृंखला का चयन कर लिया और ये प्रतिस्थापी के रूप में बन गया मेथिल। तो अब हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, उस साइड से करनी चाहिए जिस साइड से प्रतिस्थापी पास में पड़ता है। यदि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4, क्योंकि कितने कार्बन है, 4 कार्बन। यहाँ से नंबर करते हैं तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तो प्रतिस्थापी तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। यदि हम नंबरिंग करते हैं इस साइड से, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, इस दूसरे कार्बन के लिए 2, तीसरे कार्बन के लिए 3 और इस चौथे कार्बन के लिए 4, तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तो प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो हमको नंबरिंग किससे करनी है, उधर की साइड से करनी है जिसकी साइड से प्रतिस्थापी पास में पड़ता है। तो प्रतिस्थापी पास में कहां से पड़ेगा, इधर से पड़ेगा दूसरे नंबर पर, इधर से पड़ेगा तीसरे नंबर पर। तो किससे पास में पड़ेगा, यहाँ से पास में पड़ेगा। तो हमें ये वाली नंबरिंग ये हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ से हम यदि हम नंबरिंग करके यदि हम नाम बनाते हैं तो हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमको क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग करने के बाद हमको सबसे पहले प्रतिस्थापी की नंबरिंग लिखनी है। तो प्रतिस्थापी कौन से स्थान पर है, प्रतिस्थापी है दूसरे स्थान पर। तो सबसे पहले हमको क्या लिख देना है, 2। प्रतिस्थापी कितना है, एक ही प्रतिस्थापी है, लेकिन इसका नाम क्या है, CH3 का नाम क्या है, मेथिल। तो 2 मेथिल। प्रतिस्थापी के बाद कितने कार्बन बच गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या दे रखा है, सिंगल बॉन्ड दे रखा है, एकल बंध दे रखा है। तो क्या आएगा, एन आएगा। तो ब्यूट प्लस एन यानी कि ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन का IUPAC में 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं नियोपेंटेन की। नियोपेंटेन, आखिर नियोपेंटेन कैसा होता है, तो नियोपेंटेन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। नियोपेंटेन कैसे बनता है कि एक कार्बन, हमें कितने कार्बन बनाने, इसके चारों तरफ बना दीजिए, 5 कार्बन हो जाएंगे टोटल। तो कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सबकी संयोजकता की पूर्ति कर दीजिए हाइड्रोजन के साथ। तो CH3, CH3, CH3 और CH3
और इस कार्बन की संयुजता की पूर्ति हो गई है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी कि 4 संयोजकता की पूर्ति इसके साथ हो चुकी है। तो ये बनता है नियोपेंटेन। इसको क्या कहा जाता है? नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का IUPAC नामकरण हमको करके देखना है। तो लंबी श्रृंखला का चयन करना है, किसी भी लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए। यहाँ से हमने इस लंबी श्रृंखला को चयन किया तो कार्बन कितने बनते हैं? 3। यदि इस लंबी श्रृंखला को चयन करते हैं तो कार्बन कितने बनते हैं? 3। तो किसी भी लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए। यदि हम इस लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं तो 2 प्रतिस्थापी बनते हैं दूसरे कार्बन पर। यदि हम इस लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं तो 2 प्रतिस्थापी बनते हैं दूसरे कार्बन पर। तो कोई सी श्रृंखला का चयन कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं खड़ी वाली श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। इस खड़ी वाली श्रृंखला का चयन कर लेते हैं तो नंबरिंग कर देते हैं 1 कार्बन पर, 2 कार्बन पर और ये तीसरे कार्बन पर। तो ये प्रतिस्थापी बनते हैं 1 मेथिल और ये 2 मेथिल। कितने मेथिल बन गए? 2 मेथिल बन गए। तो 2 को क्या कहा जाता है? डाई कहा जाता है। यानी प्रतिस्थापी की संख्या के आधार पर प्रतिस्थापी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो 1 मेथिल 2 मेथिल, तो कितने मेथिल? 2 मेथिल हो गए, इनकी डाई मेथिल हो गया। और मेथिल कौन से नंबर पर आ रहा है? मेथिल आ रहा है दूसरे कार्बन पर। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देंगे नंबर, यानी कि 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। अब इसके अलावा कितने कार्बन बच गए? 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो नियोपेंटेन का नाम होता है 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्या होता है? 2 डाई मेथिल प्रोपेन। यदि ये नियोपेंटेन नहीं होता और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता, कैसे? दोबारा बता देता हूं। इस तरह से ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3 CH2। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें उस लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा। कौन सी लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा? उस लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा जिसमें क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी बनने चाहिए। तो इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो 2 प्रतिस्थापी बनते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं और कौन सी श्रृंखला का चयन हो सकता है। इसके अलावा यदि हम इसका करेंगे तो 3 प्रतिस्थापी बनेंगे, इसका करेंगे तो 3 प्रतिस्थापी बनेंगे। तो केवल यही श्रृंखला का चयन होना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाएगा? 1 मेथिल 2 मेथिल, इधर से नामकरण करेंगे। 2 पे क्या होगा? डाई मेथिल हो जाएगा, यानी कि 2 कार्बन पर क्या होगा? डाई मेथिल। तो 2 डाई मेथिल हो जाएगा। 2 डाई मेथिल के साथ 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो क्या होगा? 2 डाई मेथिल ब्यूटेन बन जाएगा। चलिए छोड़िए इसको और करते हैं आगे। और देख लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। कितने कार्बन लिख दिए मैंने? यहाँ पर 6 कार्बन लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पर भी 1 कार्बन और यहाँ पर भी 1 कार्बन। चलिए संयोजकता की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा CH3, लास्ट वाले पर भी आएगा CH3, इस पर भी आएगा CH3 और यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 और CH3 आगे और जोड़ दिया मैंने। इस पर क्या आएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 1 हाइड्रोजन। ठीक है। और 1 कार्बन 2 कार्बन तो यहाँ पर कहेंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की संयुजता 4 होती है। केवल ये 4 बंध ही बना सकता है। हमको क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 यहीं से प्राप्त हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि इस श्रृंखला का हम चयन कर लेते हैं तो 1 मेथिल बच जाता है यहाँ पर। और ये क्या बच जाएगा? 2 कार्बन का प्रतिस्थापी क्या कहलाएगा? एथिल बच जाएगा। तो किसी का भी चयन कर लो। इसका चयन करके देख लेते हैं। पहले इसका चयन करके देख लेते हैं। तो हमको क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। तो लेकिन अब देखते हैं कि हमें नंबरिंग किस तरह से करनी है। तो नंबरिंग के लिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर इधर से आता है और 1 2 3 तीसरे नंबर पर इधर से आता है। तो फिर हमें नंबरिंग भी उस साइड से करनी है जिस साइड से क्या होगा? जिस साइड से जो अल्फाबेट में पहले आने वाला जो प्रतिस्थापी है वो जहाँ पर मौजूद होगा। तो अल्फाबेट में क्या आता है? एथिल आता है कि मेथिल आता है? पहले एम आता है कि पहले ई आता है? तो ई पहले आएगा, यानी कि एथिल पहले आएगा। तो इस साइड से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। इसका नामकरण क्या करना है? तीसरे पे क्या लिखा हुआ है? एथिल। और चौथे पे क्या लिखा हुआ है? मेथिल। तो मेथिल पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? एथिल लिखेंगे। तो एथिल किस पे लिखा हुआ? तीसरे पर। तो 3 एथिल। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद 4 मेथिल। 4 मेथिल के बाद कितने कार्बन बचते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दे रखा है और 6 कार्बन को कहा जाता है हेक्स। और हेक्स के साथ आ रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एन हो गया। तो क्या होगा? हेक्सेन।
तो इसको कहा जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं और बताता हूं मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक बार ये रफ कर देता हूं, उसके बाद हम और पढ़ लेते हैं। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल और देख लीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और इस तीसरे कार्बन पर एक आइसो लगा के देख लेते हैं। आइसो क्या होगा, 1 कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से संतुलित कर लीजिए CH3। इस कार्बन के साथ 3 बंध बन गए तो 1 बंध और बन जाएगा। इस कार्बन के साथ 1 2 3 बंध बन गए तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आ जाएगा। तो इसका क्या करना है, हमको नामकरण करना है। इसका नाम हमें कैसे देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 बनते हैं। और कहाँ से कितने ज़्यादा बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समान लंबाई की 3 श्रृंखलाएं मिल रही हैं। कितनी श्रृंखला मिल रही हैं, समान लंबाई की 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर समान लंबाई की कितनी श्रृंखला मिल रही है, 4 श्रृंखलाएं मिल रही हैं। तो अब हम कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी पास के पास होने चाहिए। तो कौन सी श्रृंखला का चयन करें, यदि हमें इस श्रृंखला का चयन करते हैं कि केवल इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमें ये प्रतिस्थापी मिलता है, केवल आइसो वाला। कौन सा मिलता है, केवल आइसो वाला प्रतिस्थापी मिलता है। तो केवल एक ही प्रतिस्थापी मिला है, तो एक ही प्रतिस्थापी से पार नहीं पड़ेगी। यदि इस वाली श्रृंखला को चयन करते हैं, हम इस वाली श्रृंखला को चयन करते हैं तो हमें प्रतिस्थापी कितने मिलते हैं, एक प्रतिस्थापी ये मिल जाता है यहाँ पर एथिल और एक प्रतिस्थापी हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये क्या है, CH3 मेथिल मिल गया। तो ये हम चूज कर सकते हैं। यदि हम इस वाले को चूज करते हैं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनती है, ये वाला बन जाएगा प्रतिस्थापी और ये वाला बन जाएगा प्रतिस्थापी। और हम और कौन सी चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। यदि हम इसको चूज करते हैं तो ये वाला मेथिल बन जाएगा और ये वाला एथिल प्रतिस्थापी बन जाएगा। तो कंडीशन सेम रहती है, कोई सा भी प्रतिस्थापी आप चूज कर लीजिए। एक बार मिटा के आपको दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह से इनकी क्या नंबरिंग करनी है। CH3 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितने हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 3 और 2 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर C, यहाँ पर C, CH3, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH2, CH2 और CH3। अब इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, तो हमको नंबरिंग करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम कौन सा ले लेते हैं, हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ये श्रृंखला ले ली हमने। तो हमको क्या करना है, 1 कार्बन और इस प्रकार के 1 कार्बन और 2 कार्बन पर क्या मिल रहा है, CH3 मिल रहा है। तीसरे कार्बन पर क्या मिल रहा है, एथिल मिल रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 तीसरे कार्बन पर क्या मिलता है, एथिल मिलता है और चौथे कार्बन पर क्या मिलता है, हमें मेथिल मिलता है। तो ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमको दूसरे कार्बन पर ही क्या मिल गया, मेथिल मिल गया। तो हम इधर से करेंगे इनकी क्या, तो हम इधर से करेंगे इनका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल दे रखा है, मेथिल। और तीसरे कार्बन पर क्या दे रखा है, तीसरे कार्बन पर दे रखा है एथिल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे कि मेथिल को, सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल को, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन आता है, एथिल आता है, एथ आता है। ठीक है, तो हम एथिल दे रखा है तीसरे कार्बन पर, तो 3 एथिल, इसके बाद 2 मेथिल। और इन सब के करने के बाद इस श्रृंखला में कितने कार्बन आते हैं, 5 कार्बन और सिंगल बॉन्ड के साथ तो बन गया प्रोपेन। तो 3 एथिल 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और देख लेते हैं, 1 2 3 4 CH3, ये हो गया CH, ये भी हो गया CH, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर F लगा दिया। तो इसको नामकरण करके देख लीजिए, ये एक हमने पूरी एक सीरीज ले ली, तो 1 2 3 4 कर लिया। ये 2 प्रतिस्थापी हुए। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन जब प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो उसको कहा जाता है क्लोरो, और फ्लोरीन जब प्रतिस्थापी के रूप में आ जाता है तो उसको कहा जाता है फ्लोरो। तो क्लोरीन कौन से नंबर पर लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, और फ्लोरीन कौन से नंबर पर लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि C पहले आएगा कि F पहले आएगा, यानी कि C पहले आएगा अल्फाबेट्स में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे प्रतिस्थापी को 3 फ्लोरो, तीसरे कार्बन पर है 3 फ्लोरो। उसके बाद प्रमुख श्रृंखला में कितने कार्बन, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ब्यूटेन।
चल लीजिए और करके देख लेते हैं। यदि हम इनकी जगह पर लगाते हैं आयोडीन लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, ब्रोमीन लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। तो आयोडीन किसके जगह पर लगा हुआ है, 2 कार्बन की जगह पर आई लगा हुआ है, और बी ब्रोमीन बी पे आता है, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पहले आएगा कि आयोडीन पहले आएगा इंग्लिश के अल्फाबेट्स में, तो ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, ब्रोमीन को क्या कहा जाता है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 फ्लोरो, सॉरी ये क्या है, आई है तो आयोडो लिखेंगे, 2 आयोडो, आयोडीन को आयोडो कहा जाता है। तो 3 ब्रोमो 2 आयोडो ब्यूटेन। यदि इस ब्रोमीन की जगह NO2 आता तो क्या लिखते, नाइट्रो लिखते। तो आई पहले आएगा तो N बाद में आएगा, तो यहां पर हम क्या लिख देते, 2 आयोडो, इसका नामकरण हो जाता है यहां पर 2 आयोडो। इसके बाद 3 नाइट्रो और ये ब्यूटेन। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे कि नामकरण किस प्रकार से करने हैं, और आगे और नामकरण करते रहेंगे। ये तो हो गया एल्कीन का, एल्कीन यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी कि एकल बंध होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्काइन का, एल्कीन का यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, जो होगी मंडे को। कब होगी, मंडे को। तो सैटरडे संडे की आपकी हो गई छुट्टी, तो वो कौन सी क्लास होगी, वो क्लास होगी मंडे को क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आपको अब एल्केन का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन का पढ़ेंगे और एल्काइन का पढ़ेंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि इसको समझने में आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप बार बार रिवाइज करोगे तो मैं समझता हूं कि आपको आसानी से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आगे और बताता रहूंगा, जब भी अपन टेस्ट लेंगे तब और बताता रहूंगा। आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इनको आप रटने लग जाओ। रटना नहीं है, समझ के लिखना है। समझ के लिखोगे तो भूलोगे नहीं और आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अपना सेशन आज का यही खत्म होता है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, उसमें मैं एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताऊंगा कि उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उनको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इतना शेयर करो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मंडे को।